नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीसी में। फ्रेंड्स, कई दिनों से यूट्यूब पे और अलग अलग मीडिया पे आप लोगों ने खबर सुना था कि ईपीएस 95 के तहत जो पेंशन है वो 1000 से बढ़कर 2500 रुपये होने वाला है। और इसका आज फाइनल जो खबर आ चुका है, क्योंकि सीबीटी का मीटिंग आज कंप्लीट हो गया है, जो कि ये पहले बेंगलुरु में होने वाला था 11 तारीख को, वो 12-13 में अपना दिल्ली में कंप्लीट हो चुका है। तो इस सीबीटी मीटिंग में क्या क्या बातें हुआ, क्या क्या निर्णय लिया गया, आइए हम इसको विस्तृत रूप से जानते हैं और इसमें पेंशन वृद्धि को लेकर क्या डिसीजन लिया गया, ये सब हम जानते हैं। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़ी एक अहम बैठक के बारे में जी। ये 13 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में हुई थी। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड, जिसे सीबीटी कहते हैं, उसकी 238वीं बैठक थी और अध्यक्षता की केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। हाँ, और इस बैठक में ना कई बहुत जरूरी फैसले लिए गए हैं, ऐसे फैसले जिनका सीधा असर करोड़ों ईपीएफओ सदस्यों पर पड़ेगा, उनकी बचत, उनकी पेंशन, सब पर। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन फैसलों को थोड़ा गहराई से समझें। हमारे पास जो जानकारी है वो प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी से मिली है। जी, पीआईबी की विज्ञप्ति के आधार पर ही हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो मुख्य बातें क्या हैं? सुनने में आया है कि ईपीएफ से पैसे निकालने, मतलब आंशिक निकासी के नियमों में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा है। और एक विश्वास योजना करके कुछ शुरू हुआ है, शायद पुराने विवादों को निपटाने के लिए। अच्छा, और पेंशनर्स के लिए भी कुछ है, शायद घर बैठे कोई सुविधा। जी हाँ, पेंशन भोगियों के लिए भी अच्छी खबर है। और साथ ही ईपीएफओ अपनी पूरी कार्य प्रणाली को, अपनी सेवाओं को डिजिटल बनाने की तरफ एक बड़ा कदम उठा रहा है। तो चलिए इन्हीं सब पर एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शायद वो पैसे निकालने वाले नियम, वो ज्यादा लोगों से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, सदस्यों की सुविधा के लिए, जिसे ईज ऑफ लिविंग भी कहा जा रहा है, आंशिक निकासी के नियमों को बहुत सरल किया गया है। सरल मतलब पहले तो शायद 13 अलग अलग वजह होती थी पैसे निकालने की, अब क्या है? एकदम, वो 13 अलग अलग थोड़े जटिल प्रावधान थे, अब उनको घटाकर सिर्फ 3 मुख्य श्रेणियों में बांट दिया गया है। अच्छा, कौन सी 3? पहली है जरूरी जरूरतें, जैसे मान लीजिए कोई बीमारी है, बच्चों की शिक्षा या फिर शादी का खर्च। ओके। दूसरी श्रेणी है आवास संबंधी जरूरतें, मतलब घर बनाने, खरीदने या मरम्मत वगैरह के लिए। ठीक है। और तीसरी है विशेष परिस्थितियां, ये थोड़ी अलग है, इस पे बाद में आते हैं। पर हाँ, अब बस ये 3 मुख्य कैटेगरीज हैं। तो ये समझने में तो काफी आसान लग रहा है। और ये भी सुना है कि अब सदस्य मतलब जरूरत पड़ने पर अपने खाते से 100% तक पैसा निकाल सकते हैं, पूरा? हाँ, कर्मचारी और कंपनी दोनों का हिस्सा मिलाकर। हाँ, ये एक और बड़ा बदलाव है। जो भी आपकी पात्र शेष राशि है उसका 100% तक निकालना संभव होगा। ये तो काफी बड़ी बात है। जी, और साथ ही कितनी बार निकाल सकते हैं उसकी सीमाएं भी बढ़ा दी हैं। जैसे शिक्षा के लिए अब आप 10 बार तक निकाल सकते हैं। 10 बार? पहले कितना था? पहले शिक्षा और विवाह दोनों को मिलाकर कुल 3 बार की ही सीमा थी। अब शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए अलग से 5 बार की अनुमति है। अच्छा जी, तो मतलब पढ़ाई लिखाई या शादी जैसे खर्चों के लिए अब ज्यादा स्कोप है। बिल्कुल, ज्यादा लचीलापन है। और नौकरी कितने समय की होनी चाहिए पैसा निकालने के लिए? क्या इसमें भी कोई बदलाव है? वो किसी भी कैटेगरी में हो, बस एक ही शर्त है, कम से कम 12 महीने यानी 1 साल का योगदान ईपीएफओ में होना चाहिए। सबके लिए एक समान 12 महीने। पहले अलग अलग था। हाँ, पहले अलग अलग निकासी के लिए अलग अलग सेवा अवधि की शर्तें थीं, अब सब यूनिफॉर्म हो गया है। और वो तीसरी कैटेगरी विशेष परिस्थितियां, उसमें क्या खास है? पहले शायद कारण बताना पड़ता था, जैसे कोई बाढ़ आ गई या नौकरी चली गई। हाँ, ये भी एक अहम बदलाव है। अब इस विशेष परिस्थितियों वाली कैटेगरी के तहत पैसा निकालने के लिए सदस्य को कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होगी। बिना कारण बताएं? जी, पहले क्या होता था कि कई बार कारण स्पष्ट न होने पर या कोई डॉक्यूमेंट पूरा न होने पर क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे। अब वो झंझट खत्म। लेकिन एक सवाल है, अगर सदस्य अपना ज्यादातर पैसा मान लीजिए 100% के करीब निकाल लेंगे, तो फिर रिटायरमेंट के लिए क्या बचेगा? क्या इसका भी कुछ सोचा गया है? हाँ बिल्कुल, दिल्ली पर एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। एक नया नियम ये जोड़ा गया है कि सदस्य को अपने खाते में जमा कुल योगदान का, मतलब कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा मिलाकर, उसका कम से कम 25% हमेशा न्यूनतम शेष राशि के तौर पर बनाए रखना होगा। अच्छा, 25% रखना ही होगा। जी,
इसका मकसद ये है कि एक तो सदस्य की तात्कालिक जरूरत पूरी हो जाए, लेकिन साथ ही वो ईपीएफओ की जो अच्छी ब्याज दर है, फिलहाल 8.25% सालाना, और जो कंपाउंडिंग का फायदा है वो भी लेते रहें, ताकि रिटायरमेंट के लिए भी एक ठीक-ठाक फंड जमा होता रहे। समझ गया। तो एक तरफ निकासी आसान की, दूसरी तरफ थोड़ी बचत भी सुनिश्चित की। तो क्या अब क्लेम जल्दी पास होंगे, ये जो ऑटो सेटलमेंट की बात होती है? हाँ, लक्ष्य तो यही है, क्योंकि नियम सरल हो गए हैं, ज्यादा लचीलापन है और किसी दस्तावेज की जरूरत भी नहीं है। खासकर विशेष परिस्थितियों में तो उम्मीद है कि आंशिक निकासी के दावे 100% ऑटो सेटल हो सकेंगे। वाह। और इसी से जुड़ा एक और फैसला है, ईपीएफ से समय से पहले फाइनल सेटलमेंट, मतलब नौकरी छोड़ने के बाद जो पूरा पैसा निकालते हैं, उसकी अवधि अब 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है। और पेंशन का? हाँ। और फाइनल पेंशन विड्रॉवल की अवधि भी 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है। लेकिन ये क्यों, फाइनल पैसा निकालने की अवधि क्यों बढ़ाई? देखिए, इसका लॉजिक ये है कि जब आंशिक निकासी इतनी आसान और फ्लेक्सिबल हो गई है, तो सदस्य शायद छोटी मोटी जरूरतों के लिए पूरा खाता बंद करने के बजाय आंशिक निकासी को चुनेंगे। हाँ, ये तो है। तो फाइनल निकासी की अवधि बढ़ाने से उन्हें थोड़ा और समय मिलेगा। हो सकता है इस बीच उन्हें दोबारा नौकरी मिल जाए, या वो सोच समझकर फैसला लें, ताकि अपने रिटायरमेंट सेविंग्स या पेंशन के अधिकार को पूरी तरह खत्म ना कर दें। ये भी उसी संतुलन का हिस्सा है, अभी की जरूरत पूरी हो पर भविष्य की सुरक्षा भी बनी रहे। बिल्कुल सही। ये तो हुई सदस्यों की बात। लेकिन ईपीएफओ का सिस्टम ठीक चले, इसके लिए ये भी जरूरी है कि कंपनियां यानी नियोक्ता समय पर अपना हिस्सा जमा करें। इसमें देरी पर जो जुर्माना लगता है उसका क्या? वो विश्वास योजना शायद इसी से जुड़ी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नियोक्ताओं के समय पर पैसा जमा करने पर ही सदस्यों को आसानी से पैसा मिल पाएगा। लेकिन अगर वो देर करते हैं तो उन पर लगता है दंडात्मक हर्जाना, यानी पीनल डैमेजेस। हाँ। और इसी हर्जाने को लेकर हजारों की संख्या में मुकदमे चल रहे थे। आंकड़ा देखें तो मई 2025 तक करीब 2406 करोड़ रुपए का हर्जाना बकाया था। 2400 करोड़? जी। और अदालतों में, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीजीआईटी में मिलाकर 6000 से ज्यादा केस पेंडिंग थे। और ईपीएफओ के अपने पोर्टल पर भी करीब 21,000 मामले ऐसे थे जो कभी भी मुकदमे बन सकते थे। बाप रे, इतना बड़ा बैकलॉग! ये हुआ क्यों? इसकी एक बड़ी वजह थी हर्जाने की पुरानी दरें। वो बहुत ज्यादा थीं। कितनी? 2024 से पहले ये 5% से 25% सालाना तक थीं। और सोचिए 2008 से पहले तो ये 17% से 37% सालाना तक थी। 37% सालाना। हाँ। तो इतनी भारी दरों के कारण ही नियोक्ता इनको चुनौती देते थे, मामले कोर्ट में जाते थे और सालों साल चलते थे। समझ गया। तो अब ये विश्वास योजना क्या कर रही है? विश्वास योजना एक तरह की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है। इसके तहत जो दंडात्मक हर्जाना है उसकी दर को बहुत कम करके सीधा 1% प्रति माह कर दिया गया है। सिर्फ 1% प्रति माह, फ्लैट? ज्यादातर मामलों में हाँ, लेकिन इसमें भी थोड़ी नरमी बरती गई है। अगर डिफॉल्ट सिर्फ 2 महीने तक का है तो दर 0.25% प्रति माह लगेगी। अच्छा। और अगर डिफॉल्ट 4 महीने तक का है तो 0.50% प्रति माह। उससे ज्यादा की देरी पर फिर 1% प्रति माह की दर लागू होगी। ओके, तो ये एक तरह की ग्रेडेड दर है कम अवधि के लिए। और ये योजना किन मामलों पर लागू होगी? क्या सिर्फ नए डिफॉल्ट्स पर? नहीं, ये खास तौर पर पुराने लंबित मामलों को निपटाने के लिए है। इसमें वो सारे केस आएंगे जो पीएफ एक्ट की धारा 14B के तहत चल रहे हैं, चाहे वो ट्राइब्यूनल में हो, हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में। पुराने सारे मामले। हाँ, और वो मामले भी जहां हर्जाने का ऑर्डर तो हो गया है पर कंपनी ने अभी तक पैसा भरा नहीं है, और वो भी जहां अभी सिर्फ नोटिस गया है, फाइनल फैसला नहीं हुआ, प्री एडजुडिकेशन केसेस, ये सब इसके दायरे में आएंगे। और ये चलेगी कब तक? फिलहाल ये योजना 6 महीने के लिए खोली गई है। जरूरत पड़ी तो इसे अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। जो भी नियोक्ता इस योजना के तहत आकर बकाया चुका देगा, उसके सारे पुराने पेंडिंग केस खत्म मान लिए जाएंगे। ये तो नियोक्ताओं के लिए वाकई बड़ी राहत लग रही है। हाँ, उनका प्रशासनिक बोझ कम होगा, मुकदमे खत्म होंगे। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल फिर उठता है, क्या सिर्फ 1% प्रति माह का हर्जाना ज्यादा देरी पर काफी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनियां सोचें चलो अब तो सिर्फ 1% ही है, थोड़ी देर से भी जमा कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? ये एक वाजिब चिंता है। देखिए, इस कदम का मकसद सिर्फ मुकदमेबाजी कम करना नहीं है। ये शायद इस बात को भी दिखाता है कि सरकार और ईपीएफओ मान रहे हैं कि पुरानी दरें शायद प्रैक्टिकल नहीं थीं और असल में कंप्लायंस को डिस्करेज कर रही थीं।
अब फोकस शायद बकाया वसूली करके सिस्टम को क्लीन करके आगे बढ़ने पर है। और 1% की दर, खासकर कम अवधि के लिए जो ग्रेडेड रेट्स हैं, वो शायद एक संतुलन बनाने की कोशिश है। इतना कम भी नहीं कि लोग परवाह ना करें और इतना ज्यादा भी नहीं कि विवाद ही बढ़ते रहें। सही बात है। असली असर तो खैर समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन इसका एक फायदा सदस्यों को भी होगा। जब बकाया जल्दी वसूल होगा तो वो पैसा उनके खातों में जल्दी आएगा, फिर उसका निवेश होगा और उस पर रिटर्न भी मिलेगा। तो ये समय पर कंप्लायंस को बढ़ावा देने और ईपीएफओ सिस्टम में भरोसा बढ़ाने की एक कोशिश है। ठीक है, ये विश्वास योजना समझ आ गई। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं डिजिटल दुनिया की तरफ। पेंशन भोगियों और ईपीएफओ की अपनी सेवाओं को लेकर क्या हो रहा है? हाँ, पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल हुई है, खासकर उनके लिए जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं या जिन्हें बैंक या ईपीएफओ ऑफिस आने जाने में मुश्किल होती है। क्या पहल है? ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी आईपीपीबी के साथ एक समझौता किया है। आईपीपीबी मतलब जो डाकघर वाला पेमेंट बैंक है? जी हाँ, वही। इसके तहत ईपीएस 95 के जो पेंशन भोगी हैं वो अब अपने घर बैठे ही अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी डीएलसी जमा करा सकेंगे। घर बैठे? वो कैसे? आईपीपीबी के जो डाकिया हैं या ग्रामीण डाक सेवक हैं वो उनके घर आएंगे और बायोमेट्रिक तरीके से उनका जीवन प्रमाण पत्र वहीं जनरेट करके सिस्टम में अपडेट कर देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी सुविधा है, खासकर बुजुर्गों के लिए। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए जो करीब 50 रुपए प्रति सर्टिफिकेट का खर्च आएगा वो पूरा का पूरा ईपीएफओ वहन करेगा। मतलब पेंशन भोगी के लिए ये सेवा एकदम मुफ्त होगी। ये तो कमाल है, मुफ्त में घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र। जी, इससे न सिर्फ उन्हें आसानी होगी बल्कि उनके पेंशन भी समय पर जारी रहेगी, फैमिली पेंशन के मामलों में तेजी आएगी और गलतियों की गुंजाइश भी कम होगी। बहुत बढ़िया कदम है ये। अच्छा, ये तो हुई पेंशनर्स की बात। ईपीएफओ अपनी बाकी सेवाओं को लेकर भी कुछ बड़ा कर रहा है। मैंने कुछ ईपीएफओ 3.0 जैसा सुना था। हाँ बिल्कुल, ईपीएफओ 3.0 ये एक बहुत बड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क है जिसे सीबीटी ने मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य है ईपीएफओ की पूरी कार्यप्रणाली को, सभी सेवाओं को एकदम आधुनिक, सदस्य केंद्रित और टेक्नोलॉजी पर आधारित बनाना। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सुनने में भारी लगता है, आम सदस्य के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, तकनीकी तौर पर तो इसमें काफी कुछ है, जैसे पुराने कोर बैंकिंग सिस्टम को नए क्लाउड नेटिव एपीआई फर्स्ट माइक्रो सर्विसेज टेक्नोलॉजी के साथ मिलाना। ओह, ये तो टेक्निकल हो गया। हाँ, लेकिन आसान भाषा में समझे तो ईपीएफओ अपना पूरा डिजिटल ढांचा बदल रहा है। जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग की जगह एकदम नई मॉडर्न बिल्डिंग बना रहा हो जिसमें हर काम के लिए अलग स्मार्ट कमरे हों, माइक्रो सर्विसेज जो आपस में आसानी से जुड़े हों, एपीआई, और सब कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्लाउड पर चले। यानी भविष्य में हमें ईपीएफओ की तरफ से ज्यादा तेज, ज्यादा ऑटोमेटिक सेवाएं मिलेंगी, जैसे शायद क्लेम जल्दी सेटल होना या फौरन पैसा निकलना। बिल्कुल, लक्ष्य वही है, तेज और ऑटोमेटेड क्लेम सेटलमेंट। हो सकता है इंस्टेंट विड्रॉल की सुविधा भी आए, कई भाषाओं में सेल्फ सर्विस के ज्यादा ऑप्शन मिले, पेरोल से जुड़े योगदान की ट्रैकिंग आसान हो। ये सब इस नए ढांचे से संभव होगा। ये 30 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के लिए एक बड़ा अपग्रेड है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, डिजिटल के अलावा निवेश को लेकर भी कोई फैसला हुआ? हाँ, एक फैसला हुआ है। बोर्ड ने ईपीएफओ का जो पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है यानी ऋण साधनों में, उसके प्रबंधन के लिए अगले 5 साल के लिए 4 फंड मैनेजर चुने हैं। 4 फंड मैनेजर? क्यों? ताकि सदस्यों की जो जमा पूंजी है उसका निवेश सुरक्षित तरीके से हो, समझदारी से हो, डाइवर्सिफाई हो और उस पर अच्छा रिटर्न भी मिले। ये सुनिश्चित करना जरूरी है। ठीक है। और इसी बैठक में कुछ नई डिजिटल सेवाएं लॉन्च भी की गई? जी हाँ, कुछ नई डिजिटल पहले शुरू की गई हैं। जैसे? रिटर्न भरना और आसान हो गया है। 4 स्टेप की प्रक्रिया है, ईसीआर अपलोड, वैलिडेट, अप्रूव, चालान जनरेट और पेमेंट। इससे क्या फायदा होगा? कंपनियों का काम आसान होगा, गलतियां कम होंगी, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन होगा और सबसे जरूरी, सदस्यों के खाते में पीएफ और पेंशन का पैसा सही समय पर और सही तरीके से क्रेडिट होगा, उनकी पासबुक टाइम पर अपडेट होगी, शिकायतें कम होंगी। अच्छा, और दूसरा, एक यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल को भी सुधारा गया है। ये भी साइट्स प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। इससे अब सिस्टम के जरिए ही नए ईपीएफओ ऑफिस बनाना, कंपनियों को सही ऑफिस से मैप करना, ये सब काम आसान हो जाएंगे। ये काम 2017 से रुका हुआ था। ओके।
तीसरा, ई ऑफिस जो ईपीएफओ का अंदरूनी कामकाज का डिजिटल सिस्टम है, उसे लेटेस्ट वर्जन 7 पर अपग्रेड किया गया है। इससे फाइलें तेजी से प्रोसेस होंगी, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट बेहतर होगा। इसका सीधा असर सदस्यों से जुड़े मामलों जैसे हायर पेंशन वगैरह के निपटान पर पड़ेगा। और चौथा, स्पैरो नाम का सिस्टम लागू किया गया है। ये अधिकारियों और कर्मचारियों की जो सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो एपार होती है, उसके मैनेजमेंट के लिए है। ये ज्यादा पारदर्शी और पेपरलेस सिस्टम है। काफी सारे डिजिटल सुधार एक साथ। इनके अलावा भी क्या कोई और खास बातें थी बैठक में? हाँ, कुछ और प्रगति और उपलब्धियों पर भी नजर डाली गई। उन्हें भी फटाफट देख लेते हैं। बताइए। एक तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY जो 15 अगस्त को लॉन्च हुई थी। ये श्रम मंत्रालय की योजना है जिसे ईपीएफओ लागू कर रहा है। हाँ, रोजगार बढ़ाने के लिए। जी। लक्ष्य है अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा करने में मदद करना। और इसमें फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी फैट का भी इस्तेमाल हो रहा है। 1 अगस्त 2025 से चेहरा दिखाकर पहचान करके 16.78 लाख से ज्यादा यूएएन जारी किए जा चुके हैं। फेस ऑथेंटिकेशन से यूएएन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। बिल्कुल। फिर भारत को सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। वो कैसे? कुआलालंपुर में अभी विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम हुआ था। वहां भारत के श्रम मंत्री को सामाजिक सुरक्षा 2025 में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अवार्ड मिला। वाओ! ये इसलिए कि भारत की लगभग 64.3% आबादी यानी करीब 94 करोड़ लोग अब किसी न किसी सोशल सिक्योरिटी कवरेज में हैं। 2015 में सिर्फ 19% था। 19% से 64%, ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, और इससे अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA में भारत की स्थिति भी मजबूत हुई है। ईपीएफओ पहली बार ISSA ब्यूरो का सदस्य बना है और एक वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता भी करेगा। बढ़िया है। और भारत यूके वाला समझौता क्या था? हाँ, वो DCC समझौता है। अगर कोई भारतीय कर्मचारी थोड़े समय के लिए यूके जाता है तो वो 36 महीने तक अपना पीएफ कंट्रीब्यूशन भारत में ही जारी रख सकता है। उसे यूके में अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे कर्मचारी और कंपनी दोनों की कॉस्ट बचेगी। अच्छा, और छोटे-मोटे सुधार? जी, जैसे मेंबर पोर्टल पर पासबुक लाइट, अकाउंट ट्रांसफर की जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुलग्नक के, उमंग ऐप से FAFT के जरिए UAN एक्टिवेशन, और हाँ, इस साल ब्याज भी 8.22% की दर से जुलाई 2025 तक ही सबके खातों में क्रेडिट कर दिया गया, जो पिछले सालों से काफी पहले है। ये तो अच्छी बात है। और ईपीएफओ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहा है। नए ऑफिस खुल रहे हैं, नए ऑफिस बिल्डिंग के लिए जमीन ली जा रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस CBT बैठक से काफी कुछ निकला है। सदस्यों के लिए नियम आसान हुए, खासकर पैसे निकालने वाले। कंपनियों के लिए पुराने विवाद सुलझाने का रास्ता खुला, विश्वास योजना, पेंशनर्स के लिए घर बैठे सुविधा, और ईपीएफओ खुद को पूरी तरह डिजिटल और मॉडर्न बनाने में लगा है। बिल्कुल, हर कदम का फोकस यही लग रहा है कि सदस्यों का अनुभव बेहतर हो और पूरा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट बने। ईज ऑफ लिविंग पर जोर साफ दिख रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है जो शायद सोचने वाला है। ये जो सारे बदलाव हुए हैं, खासकर निकासी नियमों में इतना लचीलापन दिया गया है और साथ में वो 25% न्यूनतम बैलेंस की शर्त भी रखी है। जी। तो जब ये सब पूरी तरह लागू हो जाएगा तो क्या ये वाकई जीवन की सुगमता देने के साथ साथ लंबी अवधि में सदस्यों की सेवानिवृत्ति सुरक्षा को भी पक्का कर पाएगा? क्या सदस्य इन नए विकल्पों का इस्तेमाल सोच समझकर करेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा कि ये संतुलन कैसे बनता है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब तो समय ही देगा कि सदस्य इन सुविधाओं का उपयोग अपनी तात्कालिक जरूरतों और दीर्घकालिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाते हुए कैसे करते हैं।